हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द एजुकेशन एंड टैलेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम ETMI भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे सिविल जजेस की रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसको हम JMFC भी कह सकते हैं। तो आज हम उसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट क्या क्या नए चेंज हुए हैं और हमारी अब आगे की रणनीति किस तरह से बनानी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसका पूरा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फिल करने की इसकी जो डेट है वो शुरू हो रही है फर्स्ट फरवरी 2025 और उसकी क्लोजिंग डेट है 1 मार्च 2025। तो आपको ये आप पूरा अगर ये शेड्यूल देखेंगे, पूरी इस एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिलिमिनरी चीज की एग्जामिनेशन जो होने वाली, मतलब जो एलिमिनेशन टेस्ट होने वाला है, और ये जो डेट है फिल करने की, फॉर्म फिल करने की, और इसकी एग्जाम की डेट के बीच में आपको 1 या 1.5 महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट कब रहेगा, इसका एलिमिनेशन टेस्ट कब रहेगा, तो वो है 23 मार्च 2025 के रोज रहेगा। साथ ही टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, वो भी एक एग्जाम देनी होगी, लेकिन वो उस कैंडिडेट को देनी होगी जिनका, देखिए यहाँ पे ये डिटेल्स लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है हम एक बार रीड करते हैं। फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट पास सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती, मतलब जिन कैंडिडेट का 10th में या फिर 12th में गुजराती सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज नहीं था, मतलब कि आपने गुजराती का पेपर नहीं दिया हुआ था, तो उन्हीं को ही ये टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज का एक पेपर देना होगा। अगर आपका 10th में या फिर 12th में वो पेपर था गुजराती का, तो फिर आपको ये एग्जाम देने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें 10th और 12th दोनों को मांगा था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो और लिखा है ना, और की जगह पे क्या था, एंड था। तो पहले एंड था, मतलब 10th और 12th दोनों में गुजराती लैंग्वेज मांग रहे थे, लेकिन अब इस बार की रिक्रूटमेंट में ये चेंज हो चुका है। आपका अगर 10th में या 12th में किसी में भी अगर गुजराती सब्जेक्ट था और आपने उसकी एग्जाम दी हुई है, आपने उसका पेपर दिया हुआ है, तो आपको फिर ये टेस्ट, गुजराती लैंग्वेज पेपर का टेस्ट देने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेन रिटन एग्जामिनेशन की डेट है 15 जून 2025। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं वाइवा होगा टेस्ट, मतलब ओरल इंटरव्यू आपका रहेगा अगस्त सितंबर के आसपास। ओके, फिर है वैकेंसी एंड पे स्केल। वैकेंसी और पे स्केल आप पढ़ सकते हो इसका पूरा डिटेल कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो कौन से जजमेंट के बेस पे हो रहा है, ये पूरा आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, कुछ समझाने जैसी कोई बात है नहीं इसमें। पे स्केल आप देख सकते हो, यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है जब तक, और प्लस इसमें और भी अलाउंस जुड़े रहते हैं। अब सिविल जज की जो स्टार्टिंग सैलरी, मतलब जो रिक्रूट होते हैं, जब ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तब उनकी शुरू में क्या सैलरी थी, जहां तक मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है, तब तक लाख सवा लाख के आसपास उनकी सैलरी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज कितनी है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकली है। 212 वैकेंसी निकली हुई है। उसका बाइफर्केशन इस तरह से दिया हुआ है, अब पूरा बाइफर्केशन आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे है। यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में से अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल सकते, तो वो गवर्नमेंट हाई कोर्ट के पास अपनी अथॉरिटी रहती है कि वो फिर क्या है, दूसरी कैटेगरी में से, मतलब ये जो आपकी रिजर्व कैटेगरी आप देख रहे हो, इस रिजर्व कैटेगरी में से अगर कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिल सकते, तो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी रहती है कि वो किसी और कैटेगरी में से भी क्या है, कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि भाई हाई कोर्ट के पास अपना रिजर्व पावर रहेगा, रिजर्व राइट रहेगा कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं फॉर पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए क्या कंडीशन है वो एक बार आप ये पढ़ सकते हो। जिनको भी जो स्पेशली डिसेबल पर्सन रहते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में क्या है, तो फर्स्ट है आप डिग्री इन लॉ, मतलब आपका LLB होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है,
will have to pass vernacular language proficiency test। ये proficiency टेस्ट देना होगा, जैसे मैंने आपको आगे बताया था उस हिसाब से आपको ये टेस्ट देना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रोविजो दे दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट। हम बहुत बार डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड्स ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट वही मैंने जो आपको आगे बताया, अगर एसएससी एचएससी में दोनों में से किसी में भी 10th या 12th बोर्ड में आपका गुजराती सब्जेक्ट था तो फिर आपको ये पेपर देने की, मतलब ये जो लैंग्वेज टेस्ट की जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं था तो फिर देना पड़ेगा। अब क्या है, वही है, यही चीज है। यहाँ पे नोट में ये डाल दिया गया कि जिन लोगों ने ये गुजराती पेपर ओपन स्कूल या बोर्ड में से पास किया हुआ, मतलब उनकी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो उन्होंने अपनी स्टडी ओपन स्कूल या किसी ओपन बोर्ड में से की हुई है, तो फिर उन लोगों को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उनको भी ये टेस्ट जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। क्या बोला गया है, आप एक एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करते होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको एलएलबी तो करना ही है। एलएलबी के बाद आप अब जब फॉर्म फिल करोगे तब आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि 2009 और 2010 के बाद जो भी 2009 और 2010 और उसके बाद जो भी कैंडिडेट लॉ की डिग्री, मतलब एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी जो भी अपना किया हुआ है, उनको ऑल इंडिया बार एग्जाम, मतलब एआईबी की एग्जाम पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ये आप पास नहीं हो तो इस आप प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट नहीं कंसीडर किए जाओगे। हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टेट बार काउंसिल में एक बार आप रजिस्ट्रेशन जब करवाते हो प्रोविजनल के लिए, तो आप वहां पे एक अंडरटेकिंग देते हो। अंडरटेकिंग में आप ये देते हो कि भाई हम 2 साल के अंदर अंदर हमारी एआईबी के एग्जाम पास कर लेंगे, तो वो नहीं चलता। इस जेएमएफसी के रिक्रूटमेंट में वो अंडरटेकिंग आपका काम आएगा नहीं। आपका एआईबी की एग्जाम पास क्लियर होनी चाहिए। अब एआईबी की एग्जाम क्लियर होने के बाद यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल एआईबी 19 की एग्जाम हुई थी, अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो उन कैंडिडेट के लिए भी एक अच्छी खबर है। बहुत से स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमने तो अभी अपनी एआईबी की एग्जाम दी है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो हाँ, आप जरूर फिल कर सकते हो, लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा। देखिए मैं एक बार रीड आउट करता हूँ क्या कहना चाहता है। इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हैज डिसाइडेड टू अलाउ ऑल सच कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन हु हैव अपीयर। क्या बोला हुआ है? अपीयर। जिन्होंने भी एआईबी 19 की एग्जाम अपीयर हुए थे, दी हुई थी, और उनका वेटिंग है, क्या है? रिजल्ट वेटिंग है, तो उनको क्या देना होगा? अंडरटेकिंग देना होगा। और वो अंडरटेकिंग क्या रहेगा कि इफ ही शी डज नॉट क्लियर एआईबी बिफोर वाइवा वर्क टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, हिज एप्लीकेशन वुड स्टैंड रिजेक्ट। मतलब जब आपका इंटरव्यू रहेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, तब उससे पहले आपका क्या होना चाहिए? एआईबी क्लियर होना चाहिए। मान लो अगर आपका जेएमएफ से क्लियर हो जाता है लेकिन आप एआईबी में फेल कर जाते हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन मानते हैं, एक बार हम अज्यूम करते हैं कि अगर आप एआईबी में फेल हो जाते हो तो फिर आपकी ये जेएमएफसी में आपको क्या कहा जाएगा? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है ये किसकी बात है? जो कोर्ट वर्किंग प्रोफेसर, कोर्ट में जो वर्किंग प्रोफेसर रहता है, प्रोफेसर रहता है, मस्ट बी वर्किंग इन द कोर्ट और अदर एलाइड डिपार्टमेंट ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब एम्प्लॉइज ऑफ एलाइड डिपार्टमेंट मतलब किसको कहा जाएगा? तो हाई कोर्ट में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, गवर्नमेंट प्लीडर हो गए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर सिटी सिविल कोर्ट, तो ये जो लीगल डिपार्टमेंट में जो लीगल ऑफिसर वो सब रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर सचिवालय में। यहाँ पे जो लीगल ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन दी गई है कि उनके लिए किस तरह से ये प्रोसेस रहेगी, उनके लिए ये किस तरह से एग्जम्पशन का काम एआईबी का करेगा। ठीक है, लेकिन उनके अलावा जो कैंडिडेट है उनको ये क्या है? ये एग्जम्पशन एआईबी का मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मस्ट पजेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। देखिए एक आपका नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब
आपको एक कंप्यूटर नॉलेज का बेसिक नॉलेज ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिसको हम सीसीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। कोई भी जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहां से भी आप एक कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो। ध्यान रखिएगा कोई ऐसी जगह से सर्टिफिकेट ना ले कि वो आपको पैसे से तो मिल जाए लेकिन फिर जाके जब वेरिफिकेशन में हो और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्या हो, रिजेक्ट हो जाए, तो आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इसकी दिक्कत आ सकती है। तो आप जहां से भी अपना ये सर्टिफिकेट ले, मेक श्योर करें कि वो क्या हो, ऑथोराइज्ड एजेंसी हो जो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे वाली। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या इसी वहां से अगर कहीं अच्छी जगह से ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया इस बार। पहले क्या हुआ करता था कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर थे, उसमें जो ये हम कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो सब 35 ईयर की लिमिट थी। लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी के लिए ही 35 है एज लिमिट। बाकी के जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन सबको कहां तक की एज लिमिट दी हुई है 38 ईयर। ठीक है, तो SC ST OBC EWS इन सब के लिए एज लिमिट 38 ईयर है। जनरल कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिल कर दो, आप जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके लिए एज लिमिट 35 ईयर रहेगी। यहाँ पे 35 ईयर की क्या कहा गया है, एक रिलैक्सेशन दिया गया है किन लोगों को, जो अभी हमने आगे बोला, जो कोर्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रही है, एलिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए है। फिर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, हाउएवर इन केस द अपर लिमिट ऑफ सच कैंडिडेट अंडर एनी कैटेगरी शैल नॉट एक्सीड 40 ईयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ये चीज किन के लिए है, इन लोगों के लिए ये जो कोर्ट में वर्किंग प्रोफेसर है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एलिट डिपार्टमेंट में, उनको 5 ईयर का एग्जम्पशन मिल रहा है। लेकिन 40 साल से ज्यादा की एक्सीडिंग लिमिट, मतलब एक कैप अप लिमिट दे दी है, 40 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन तो उन लोगों को मिलेगा, लेकिन 40 साल से ज्यादा नहीं उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, फीस क्या रहेगी, आपको अगर बैंक में पेमेंट करना है तो इसकी फीस क्या रहेगी, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2000 है, और जबकि बाकी की कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 1000 है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं, कैसे ये पूरा फॉर्म फिल करना है, किस तरह से पूरी ये डिटेल आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी हाउ टू पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। सॉरी, तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिमिनेशन टेस्ट, जो डेट और उसकी बात हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अब ये जो पूरा पेपर है कितने मार्क का रहेगा, 100 मार्क का रहेगा, 2 आवर उसका टाइमिंग है। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। अगर नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत कर रहे हो या मल्टीपल आंसर टिक कर रहे हो तो 0.33 मार्क आपका 33 मार्क्स क्या रहे, 0.33 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पार्ट पेपर 1 का पार्ट ए है, पूरा आप देख सकते हो। पार्ट ए में 1 से लेके 15 तक क्या है, पूरे सब्जेक्ट है। इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि नए जो कानून आए हुए हैं उनको तो इन लोगों ने इंक्लूड किया है, लेकिन जो पुराने वाले हैं वो भी इसमें रखे गए। देखिए, द इंडियन पिनल कोड एंड क्या है, एंड द भारतीय न्याय संहिता, साथ ही देखो यहाँ पे CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब चीजें उन्होंने सेम रखी, मतलब पुराने वाले लॉ भी रहेंगे और नए वाले लॉ भी आएंगे। उसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट है वो सेम रखे हुए हैं, उसमें कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। पार्ट बी में भी आप देख सकते हो वही है, आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो पूरा वही का वही सब्जेक्ट है। पार्ट बी में पार्ट सी में क्या है, तो पार्ट सी में आपको क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश लैंग्वेज बेस पे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो पेपर आपको रहेगा वो पेपर
इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। जैसे एआईबी में होता है ना, रीजनल लैंग्वेज भी आती है, गुजराती है तो गुजराती की रहेगी, हिंदी है तो हिंदी भी रहती है। लेकिन इस तरह से जुडिशरी की एग्जाम में, गुजरात जुडिशरी की एग्जाम में इस तरह से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। आपका जो पेपर आएगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे पूरी बात कही गई है, वो तो स्कैनिंग की प्रोसेस रहेगी कि आपकी ओएमआर शीट जो होगी वो किस तरह से उसका चेकिंग होगा, ठीक है, उसकी पूरी बात है। तो वो कुछ खास इसमें देखने जैसा है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से वही बात फिर से दोहराई गई है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट पास एसएससी एचएससी एग्जाम, वही हमने गुजराती लैंग्वेज की जो बात कही वही बात है कि भाई आप एसएससी या एचएससी में गुजराती सब्जेक्ट एज एन सब्जेक्ट है तो फिर आपको वो गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर लेकिन आपका 10th या 12th में गुजराती लैंग्वेज का पेपर नहीं है तो फिर आपको वो पेपर देना होगा। तो वो पेपर कब होता है, तो जनरली जहां तक मुझे पता है तो जब भी आपकी प्रीलिम एग्जाम होगी तो प्रीलिम एग्जाम के बाद आप जैसे प्रीलिम एग्जाम दे दोगे थोड़े टाइम के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद आपको गुजराती लैंग्वेज का पेपर उसी दिन देना होगा। तो वो जो पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका, तो आप देख सकते हो सिलेबस। तो फर्स्ट क्या है, गुजराती निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग, फकरा उपरથી प्रश्नों जवाब, मतलब आपको क्या करना है, आंसर देने हैं क्वेश्चन के जो बेस रहेंगे पैराग्राफ पे। फिर है समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, समानार्थी शब्दों को हम बोलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। फिर लेटर राइटिंग, फिर है भाषांतर, मतलब ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश। फिर है शॉर्ट नोट्स और फिर रहेगा गुजराती ग्रामर। इतनी चीज आपके सिलेबस में रहेगी। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन जो ये जो भी पूरा रहेगा, तो बिकम एलिजिबल फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज टू सिक्योर 50% और मोर मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब आपको अगर मेन रिटन एग्जामिनेशन में एंटर होना है तो आपको प्रीलिम में कितने मार्क्स लाने होंगे, 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 100 में से मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी वो मेन रिटन एग्जामिनेशन में जा सकेंगे। जबकि एससी, एसटी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी को 45% मार्क क्या करने होंगे, रिजर्व करने होंगे, तब जाके वो क्या हो सकेंगे, मेन रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं क्या कहा, हैज टू सिक्योर 50 or more marks on reserve category and 50% more in preliminary examination and 40% or more marks in the test of Gujarati language। और जिन कैंडिडेट ने गुजराती लैंग्वेज मतलब गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो पेपर दिया गया है तो उनको 40% मार्क्स लाने होंगे। मतलब आप मान लो 50 में से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे, तब जाके आपको क्या रहेगा, मेन रिटन एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर कैंडिडेट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे उसकी पूरी बात यहाँ पे की हुई है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज शैल नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट ऑफ कैंडिडेट। मतलब आप जो भी मार्क्स यहाँ पे गेन कर रहे हो, जो भी ला रहे हो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज में, तो उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में कंसीडर किए नहीं जाएंगे। फाइनल मेरिट में सिर्फ और सिर्फ आपके मेन रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है वो और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के जो टोटल मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपकी पूरी रिक्रूटमेंट रहेगी। ठीक है, फिर देखते हैं मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे वही है कि अगर ई कॉल लेटर कम एडमिशन स्लिप आपको डाउनलोड करनी रहेगी। कहाँ से, हाईकोर्ट ओजास के जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वो कब आ जाएगा, आपका 1 वीक प्रियर टू द एग्जामिनेशन, जो डेट रहेगी मेन रिटन एग्जामिनेशन उससे 1 हफ्ते पहले आपको वो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 है क्रिमिनल,
जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 आवर इसका टाइम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो वही है जो प्रीलिम्स एग्जाम में थे, वो एक बार आप स्क्रॉल करके या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सिविल में भी वही है, पेपर 2 जो है सिविल का पेपर रहेगा, मतलब तो वो है 100 मार्क्स का, उसका भी ड्यूरेशन है 3 आवर। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या उसके सब्जेक्ट है। फिर लैंग्वेज क्या रहेगी, जो क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 मेन रिटन एग्जामिन का रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो आपको पेपर इंग्लिश में ही आएगा। आप उसका आंसर है पेपर 1 और 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन, वो इंग्लिश या फिर गुजराती दोनों में से किसी भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जो SC ST SC BC EWS PWD वाले जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको मिनिमम 45 मार्क्स लाने हैं, 45% मार्क्स लाने हैं। और अदर कैंडिडेट मतलब कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो है या ओपन कैटेगरी के, उनको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो फिर वो एलिजिबल हो गए, अगर इतने मार्क्स वो सिक्योर कर रहे हैं तब जाके वो एलिजिबल हो गए ओरल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रोविजो डाल दिया गया है फिर से, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पेपर। समझ रहे हो आप बात को? मानो कि आप 200 मार्क्स के पूरा 100 और 100 मिला के, मतलब क्रिमिनल का जो पेपर है, क्रिमिनल का जो पेपर है उसका 100 मार्क्स है, और सिविल का जो पेपर है उसका भी वो भी 100 मार्क्स का पेपर, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में से आपको 50% कितना होगा, तो 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स किसको लाने हैं, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को। ठीक है, और 40% मार्क्स कितने हो गए, 200 के 40% मार्क्स कितने हो गए, तो वो हो गए 19 मार्क्स। ठीक है, तो वो हो गए 19 मार्क्स। तो बाकी के जो स्टूडेंट है रिजर्व कैटेगरी के, उनको 90 मार्क्स लाने होंगे, और जबकि ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट उनको मिनिमम 100 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, हर पेपर मतलब सिविल और क्रिमिनल का जो भी पेपर है उसमें आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने, मतलब 100 में से 40 मार्क्स 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। मानो कि एक पेपर में आपको 70 मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो और एक पेपर में आप सिर्फ 30 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, तो 100 तो हो जा रहा है लेकिन आप फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे प्रोविजो में कहा गया है, साफ कहा गया है कि आपको 40 मार्क्स तो ईच पेपर में, हर पेपर में 40 मार्क्स लाने ही होंगे। और कुल मिला के जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 100 मार्क्स लाने होंगे, और जबकि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको मिनिमम 90 मार्क्स लाने होंगे। तो ये तो सिर्फ एक रूल्स है जो हमें एक ध्यान में रखना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये जो चीज है वो समझने के लिए सही है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्क्स हमें स्कोर करने होंगे, तभी जाके हमें कहीं मेरिट में इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम जैसे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे जो कंडीशन है 6 नंबर की, वो है पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के लिए कि उनके लिए किस तरह से कंसेशन मिल सकता है मार्क्स में, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फिर आप आगे देखेंगे ओरल टेस्ट के बारे में। ओरल टेस्ट मतलब इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू जो आपका रहेगा कितने मार्क्स का रहेगा, तो 50 मार्क्स का आपका टोटल इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टू असेस the suitability of the candidate for the cadre by judging the mental alertness, knowledge of law, clear and logical expositions, balance of judgment, skill, attitude, ethics, power of assimilation, power of communication, character, intellectual depth and the like of the candidate। मतलब यहाँ पे सिर्फ वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है लॉ का, वो तो देखेंगे क्योंकि उनको तो पता ही है कि अगर आप प्रीलिम्स मेन में से पास होके आए हो तो नॉलेज ऑफ लॉ तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये बाकी की जो हमने ये जो टिक मार्क किया वो सब चीज पे भी वो ध्यान देंगे। यहाँ पे इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस
के बारे में मुझे पता है कि जो मेंस तक पहुंच गए हैं, मेंस क्लियर की, लेकिन इंटरव्यू में वो फेल कर जाते हैं। तो इंटरव्यू तो पूरी अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी पहले से ही ऐसे बनाई है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को आप अच्छे से एग्जाम के दिन में उसको क्लियर कर पाए और आपका पूरा जो प्रोसेस है स्मूथलेस हो सके और आप अच्छे जज बन सके। तो आगे देखते हैं क्या रहेगा। तो 40% आपको मार्क्स गेन करने हैं। क्या है 50 मार्क्स का जो पूरा इंटरव्यू राउंड रहेगा उसमें से 40% मार्क्स आपको क्या करना है, गेन करना है। 40% मतलब 20 मार्क्स मिनिमम आपको इंटरव्यू में लाने हैं। अगर आप 19 भी लाते हो और आपका मेंस में एग्जाम, आपका मेंस का जो स्कोर है बहुत बढ़िया है, फिर भी आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स मिला के आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। ठीक है, फिर देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। कैरेक्टर की बात है। सिंस कैरेक्टर एंड सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट एंड पैरामाउंट प्लेस फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द स्टेट जुडिशियल सर्विस, देयरफॉर काइंडली नोट दैट the aspect can be inquired into by the competent authority prior to the viva voce oral interview as prescribed in annexure A to the sub rule 1। और ये जो द गुजरात स्टेट जुडिशरी सर्विस की जो रूल है इसके बारे में बात किया हुआ है, लेकिन ये क्या है मैं आपको मोटा माटी बता देता हूं कि भाई आप इंटरव्यू और ये सब हो गया है तो उससे पहले क्या होगा, आपकी सुटेबिलिटी, आपका कैरेक्टर चेंज करने के लिए जो कंपेटेंट अथॉरिटी है उनको वो आपकी क्या होगा, आपके बारे में इंक्वायरी करेंगी, आपका पूरा डेटा कलेक्ट होगा, उसके बेस में पता चलेगा कि भाई आप इस जुडिशरी मतलब आप जज बनने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट है या नहीं, वो कैरेक्टर और सुटेबिलिटी चेंज होगा। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। फिर आगे देखते हैं प्रिपरेशन लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट, मतलब जो भी स्टूडेंट है, वो जो भी कैंडिडेट है वो मेंस और प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो फिर उनका जो भी मार्क्स है तो वो बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स क्या है, मेन रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा वोकल टेस्ट का पूरा मिला के लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, बाद में आ गया 7th नंबर, प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। तो कैंडिडेट अपॉन इवेंचुअली रेगुलर अपॉइंटमेंट he or she is required to execute a bond, एक बॉन्ड साइन करना होगा। कितने रुपए का, तो है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का आपका बॉन्ड साइन करना होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग अ सर्विस, ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस ही शैल बी सर्व फॉर द मिनिमम पीरियड 3 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। मतलब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एक बॉन्ड साइन करके देंगे 5 लाख रुपए का कि आप मिनिमम 3 ईयर सर्विस करेंगे। अगर आप वो सर्विस नहीं कर रहे हो, अगर बीच में 3 साल के बीच में ही अगर आप रिजाइन कर देते हो या अपनी जॉब छोड़ देते हो, तो फिर क्या रहेगा, द इंटायर अमाउंट, तो फिर क्या रहेगा, इंटायर अमाउंट ऑफ द बॉन्ड वुड बी लायबल टू बी फॉरफिटेड। मतलब वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको क्या होगी, देनी पड़ेगी अगर आप ये कंडीशन को ब्रीच कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, तो क्या है, कौन है जो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस। तो सीधी सी बात है, वो सिटीजन एक होना चाहिए, सिटीजन नहीं है तो वो अपॉइंट मतलब जज नहीं बन सकता। वो जो बंदा है डिसमिस नहीं होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी ऐसी गुनाहित प्रवृत्ति में मतलब ऐसे कुछ क्राइम में नहीं होना चाहिए जिसमें उसको कन्विक्शन मिला हो। और वो आप पढ़ सकते हो, इतना कुछ समझाने जैसी कोई बात है नहीं। फिर आप ये जो भी रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, ये जो रिक्रूटिंग मतलब ये जो पूरा रिक्रूटमेंट देख रही है, उसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अगर कोर्ट, हाई कोर्ट के ध्यान में ये बात आ रही है कि आपने ब्राइब या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करने की उनको कोशिश की, रिश्वत दीजिए या आप ब्राइब बोल सकते हो, कुछ किसी भी तरह से आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और उनके नोटिस में ये बात आ गई, तो आपका पूरा ये जो कैंडिडेचर है मतलब पूरी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपके लिए बैन हो जाएगी और आपको फिर से ये एग्जाम नहीं दी, आप फिर से वो एग्जाम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर
if he is a man has more than a one wife living and if a woman has married a man already having another, मतलब एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप ये बात? ए नाम का पर्सन है, उसने बी नाम की लड़की से शादी की है और उसने फिर सी से भी शादी की है, लेकिन ए ने बी को क्या है, डाइवोर्स, मतलब डिवोर्स है वो नहीं दिया है। तो डिवोर्स नहीं दिया है तो ए की फर्स्ट वाइफ ए हुई, सेकंड वाइफ ए हुई, तो ऐसे कैंडिडेट को ये एग्जाम है वो दी नहीं जाएगी। अगर आपने इसको डिवोर्स दिया हुआ है और फिर सी से शादी की है तो ओके, लेकिन अगर नहीं किया, डिवोर्स नहीं दिया है, तो फिर इस केस में, ऐसे सिनारियो में आप ये फॉर्म फिल करोगे तो भी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है। फिर नाइन्थ कंडीशन क्या है, प्रोसीजर फॉर कंसर्न कैंडिडेट टू नो द मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब मेंस और प्रीलिम्स में, ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स नहीं, मेंस और इंटरव्यू में देख लेते, पढ़ लेते, द रिजल्ट ऑब्टेन शैल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट एक्सेप्ट कैंडिडेट डिसक्वालिफाइड, मतलब जो डिसक्वालिफाइड हो चुके उनके लिए नहीं है, जो क्वालिफाइड हो चुके हैं मेंस और इंटरव्यू में, उनको क्या होगा, एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी के बेस पे आप हाईकोर्ट की वेबसाइट की जो वेबसाइट है वहां पे जाके अपना वो ओटीपी और वो डाल के आपका क्या है, कितने मार्क्स आपने गेन किए, वो जब चीज आप वहां से ले सकते हो, जान सकते हो। उसके लिए क्या मैनुअल रहेगा, क्या कंडीशन और किस तरह से आपको वो करना है, तो ये आप एक बार यहाँ पे क्लिक करके, ये आरटीआई यूजर मैनुअल है, वहां पे जाके आप एक बार देख सकते हो। ठीक है। अब है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो जनरल इंस्ट्रक्शन 10 नंबर में है, देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है। तो वही है, सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन करने के बाद आप प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो दे सकते हो। ठीक है। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, वो ये कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये लेटर कम एडमिशन स्लिप, वो सब चीजें, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं। ठीक है। आपको अपने ओन एक्सपेंसेस, अपने खर्चे पे ही पूरा ये एग्जाम है, वो एग्जाम में अपीयर होना है, जाना है, आना है, वो पूरा ही अपने खुद के एक्सपेंसेस पे ही देखना रहेगा। उसमें कोई सरकार आपकी मदद करने वाली नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ डीए या फिर डीएनएस अलाउंस ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। फिर फोर्थ नंबर क्या है, बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, वही चीज है, जो पर्सन ओपन या जनरल कैटेगरी से है उनके लिए तो कुछ ये अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो बंदा एससी एसटी एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उनको क्या है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं तो उन डॉक्यूमेंट को क्या है, वो डॉक्यूमेंट रखने होंगे। वो जब भी हायर अथॉरिटी, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब मांगे, तब वो सब आपको वो वहां प्रेजेंट करना रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5th नंबर पे, मेयर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन शैल नॉट कंफर्म एनी राइट टू अपॉइंटमेंट एंड नो कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट अनलेस गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी। जैसे हमने आगे बोला हुआ था, देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कहा गया ये, तो ये रहा, ये कैरेक्टर वाली जो बात थी, ये जो इंक्वायरी होगी, ठीक है, ये जो इंक्वायरी होगी आपके कैरेक्टर और सुटेबिलिटी के लिए कि आप इंसान कैसे हो, आपका पूरा पास्ट कैसा है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, ये पूरा चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट फाइनल होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फिर सिर्फ आप एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर हो गया तो आप राइट नहीं हो जाएगा कि आप अपॉइंट ऑफ सिविल जज बन ही गए। आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी होगी, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट अच्छी रही, आप सुटेबल कैंडिडेट हो, आपका पास्ट में कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो फिर आप सिविल जज बन सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल कुछ फाइंड हुआ इंक्वायरी में, तो फिर आपका जो ये रिक्रूटमेंट, आपने जो ये पूरी प्रोसेस है आपके लिए, वो स्थगित की जाएगी और आपको जज बनने से रोका जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एट प्रेजेंट कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड, मतलब कि ये जो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करने वाले हो, उसके स्टेज पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये जो वाइवा के टेस्ट, मतलब इंटरव्यू रहेगा, और तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बुलाएंगे, तब आप ट्रू कॉपी के साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट ट्रू कॉपी के साथ आपको वहां पे लेके जाना रहेगा। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो प्रिंट आउट है, द डुली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, अलोंग विद द ई रिसिप्ट, ई चालान, आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, उसके साथ आपने जो पेमेंट किया है उसकी ई रिसिप्ट,
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी एचएससी की जो भी मार्कशीट है, एलएलबी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सभी सनद बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा आपको जो सनद दी गई है, ठीक है, वो आपको लेके जाना रहेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब सीओपी, जो कौन इश्यू करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपने एआईबी पास कर दी है, उसके बाद आपको सीओपी भेजा जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आपको वहां पे लेके जाना रहेगा, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग टू बी पोसेसिंग बेसिक नॉलेज, मतलब आप कोई नॉलेज, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब सीसीसी सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके रखना होगा, वो लेके जाना होगा। फिर वो भी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो भी आपको लेके जाना होगा। ये पढ़ लेना आप, नॉर्मली ये सभी सर्टिफिकेट से स्टूडेंट्स और पर्सन एक्वेंटेड ही रहते हैं, तो आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। AWS के जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाने रहेंगे। यहाँ पे पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बात कही गई है, तो वो आप देख लेना किस तरह से क्या इन्होंने मांगा हुआ है, वो एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पे है गवर्नमेंट गेजेटिंग शोइंग चेंज नेम, सरनेम, या आपके नाम में कोई चेंज हुआ है तो उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको लेके जाना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक खास चीज देखने वाली है, ये जो चीज है वो खास आप ये नोट डाउन करके रखना। सर्टिफिकेट गिवन नॉट मोर देन 6 मंथ prior टू द डेट फिक्स फॉर ओरल इंटरव्यू टेस्ट, मतलब क्या है ये कि आपको क्या करना होगा, 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन से, मतलब कौन होंगे वो रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो जो प्रोफेशनल्स है, डिग्नेटरीज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपीज, तो उनके सील और सिग्नेचर के साथ, और वो भी ये भी जो है वो आपके अनकनेक्टेड विद हिज कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड नॉट रिलेटेड टू हिम, हिज टेस्टिफाइंग टू हिज हर कैरेक्टर, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, किससे लेना होगा, जो प्रोफेशनल है, डिग्निटरीज है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, एमएलए, एमपी, तो उनके लेटर पैड पे एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे लेना है जो आपके नोन नहीं है, आपके रिलेटिव नहीं है, उनके पास से ये एक सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये जो ओरिजिनल है वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब वो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लोग देंगे, वो आपको वहां पे सबमिट करवाना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में ये एक बात रखनी है कि वो जो सर्टिफिकेट है 1 साल 2 साल ऐसे पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। आपका जब भी इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए तो उससे पहले, मतलब 6 मंथ पहले का होगा तो चलेगा, उससे पहले का होगा, बहुत पुराना होगा, तो वो सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये बात एक खास ध्यान में रखने वाली है। फिर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, मतलब वहां पे फर्स्ट में हमने जब बात की थी कि प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, आप एक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका भी प्रमाण मांगेंगे ना कोर्ट ऐसे ही थोड़ी ना ओरली आपने बोल दिया और मान लेगी। तो वो सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा कि भाई आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। तो देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कहां से लेना है अपना सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास से लेना रहेगा। फिर आउटसाइड ऑफ द गुजरात स्टेट, आउटसाइड ऑफ द गुजरात स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको अपना प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार जनरल और इक्विवेलेंट अथॉरिटी द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में से उनको अपना प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मतलब वो लेना रहेगा। जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट में से अपना सर्टिफिकेट लेना रहेगा। फिर रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इन केस ऑफ लीगल असिस्टेंट लॉ क्लर्क्स वर्किंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं लीगल असिस्टेंट और लॉ क्लर्क, उन लोगों को रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के पास से अपना सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। ज्यादा कैंडिडेट वही रहते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तहसील में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको कहां से लेना रहेगा, तो उनको अपना जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास से लेना रहेगा। ठीक है, जो एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड और तालुका कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न इन केस ऑफ द एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो गुजरात के जो भी डिस्ट्रिक्ट में या तालुका में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां के जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास से आपको क्या रहेगा, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट
प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट का सर्टिफिकेट है वो लेना रहेगा। ठीक है, द कंसर्न प्रिंसिपल जुडिशियल जो अहमदाबाद सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स इन द सिटी ऑफ द अहमदाबाद से अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेना रहेगा। फिर जी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, पीपी, एजीपी, उन सबको प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर उनके पास से अपना क्या है सर्टिफिकेट लेना रहेगा। और एलाइड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज ऑफ द एलाइड डिपार्टमेंट, उनको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास से ये प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेना रहेगा। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है फॉर्मेट ऑफ द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहां पे मैं इसकी बात करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का जो सर्टिफिकेट आपको देंगे वो कौन देंगे, तो वो देंगे कौन, उसका जो फॉर्मेट है किस तरह से रहेगा, तो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो इस फॉर्मेट आप एक बार देख लेना, लेकिन ये जो फॉर्मेट जो है वो देख लेना। और यहाँ पे फॉर्मेट देने से पहले एक नोट लिखा हो गया है, वो नोट भी हम पढ़ लेते हैं कि इन केस ऑफ एडवोकेट सर्टिफाइंग इश्यूइंग अथॉरिटी शैल कलेक्ट the information as whether the candidate is practicing independently with any senior advocate, if practicing with any senior advocate, the name and contact number of such senior advocate, as long as also the number of cases in which the candidate appeared as an advocate। मतलब कि ये जो अथॉरिटी, मतलब जो भी जो हमने ऊपर की जिस अथॉरिटी की बात की वो सर्टिफिकेट इश्यू तब करेगी, उससे पहले वो क्या करेगी कि जो कैंडिडेट है वो क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा था, तो इंडिपेंडेंटली कर रहा था या फिर किसी सीनियर के साथ रह के कर रहा था। ठीक है, अगर वो किसी सीनियर के साथ रह के अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो उस सीनियर का नाम, उसका कांटेक्ट नंबर, वो सारी डिटेल उस एडवोकेट की ली जाएगी। साथ ही वो भी देखा जाएगा कि नंबर ऑफ केसेस इन विच द कैंडिडेट अपीयर एज एडवोकेट, किन किन केस में वो कैंडिडेट अपीयर हुआ था, तो वो पूरी डिटेल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसको जो हमने आगे बोला है वो हिसाब से क्या होगा, अपना सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। ठीक है, नाउ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। ठीक है, कैंडिडेट एडवाइस टू रीड, अगर आप कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शन इस रिलेटेड जो भी है वो पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। हाउ टू अप्लाई यूजर मैनुअल यहाँ पे दी गई हुई है। ठीक है, डिटेल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर पर्टेनिंग टू द रिपोर्ट वुड बी द फाइनल बाइंडिंग, तो ये तो जनरल बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको ये और बताना चाहता हूँ कि भाई EIB की एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने बहुत बार ये बात बताई हुई है, फिर भी यहाँ पे एक बार बताऊंगा कि ये जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगी वो कौन करेगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है, मानो कि इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो उनको कौन देगा सर्टिफिकेट, तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज देंगे। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज देंगे कौन सा, ये वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये वाला सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सर्टिफिकेट किस बेस पे देंगे, ये पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, ये पूरा डेटा कलेक्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपको एज एन एडवोकेट वहां की कोर्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाना रहता है रजिस्ट्रार के पास, समझ रहे हो। तो वो जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो अथॉरिटी होती है कोर्ट में, वो आपका नाम तभी एज एन एडवोकेट एनरोल कर रही है, वहां पे रजिस्टर कर रही है जब आपने AIB की एग्जाम पास की होती है। AIB की एग्जाम पास करने के बाद आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट वहां पे आप सबमिट करवाते हो, फिर जाके वहां पे आपका नाम रजिस्टर होता है और उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो कंडीशन, लेकिन प्रैक्टिकली वो होता है उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे, और इस कंडीशन को साथ में मिलाकर पूरा प्रोसेस होता है आपको क्या, सर्टिफिकेट इश्यू करने का। तो दोस्तों इसीलिए AIB की एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेप है जुडिशरी के लिए। तो अब आप अपीयर हो रहे हो AIB की एग्जाम में कभी भी, तो ये भी देख लेना कि AIB की एग्जाम हल्के में ना लें, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपकी जुडिशरी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अटक ना जाए। तो इस हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशन अपनी चालू रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और
अगर आप हमारी इस सेगमेंट को जुड़ना चाहते हो, हमारी इस ईटीएमआई कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। अब हमारी अगर व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पे आपको डेली लीगल अपडेट मिलते रहेंगे, तो वहां भी आप यहाँ स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको वो जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।